देखिए ये जो चैप्टर है ये पीछे वाले दोनों चैप्टर के कंटिन्यूएशन में चैप्टर आता है। कैसे आता है वो आपको समझ में आएगा। पीछे हमने दो चैप्टर पढ़े। पहला चैप्टर था डाइजेशन से रिलेटेड, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, और उस पूरे चैप्टर का नाम था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम में ओके शांत रहो, जो तुम्हारे लिए सही है वो सही होगा, मेरे लिए भी कुछ सही मायने रखता है। मुझे ऐसे पढ़ाने दीजिए और आप केवल सुनिए। कुछ बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन में तकलीफ है, ब्लैक वाले में बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है वीडियो ऑनलाइन बन रहा, तो उनकी भी सुन लेते हैं। आप लोग तो बैठ के देख ही रहे हो। तो हम लोगों ने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें न्यूट्रिएंट मिले और इन न्यूट्रिएंट को हमने किया एब्जॉर्ब। इसके बाद दूसरा सिस्टम मिला जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमको मिली ऑक्सीजन। तो आज चैप्टर यहीं से शुरू होता है कि जो तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट पाए हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन पाए हैं, एक्चुअली जाते कहाँ हैं? तो बोलते हैं न्यूट्रिएंट हो कि ऑक्सीजन हो, दोनों ही जाते हैं सेल में। और सेल में इनका होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म। और इस क्या हो गया बेटा? बताओ 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 क्या हो गया? खड़े हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो। क्या हो गया बताओ, हम लोग भी हंस लें। क्या हो गया बेटा? आप भी, आप खड़े हो। क्या हो गया? कोई जोक क्रैक किया इसने मेरे ऊपर? हाँ, टीचर पे जोक क्रैक नहीं करते बेटा, गलत बात होती है। बैठो, हम है ना अपने ऊपर जोक क्रैक करने के लिए। तुम्हें मन करे कि सर जोक सुनाओ तो बता दो, सर काला को लूटा बैगन लूटा। वो कह रहा आज सुबह एक बच्चे ने कहा सर आज आपने पीली पीली शर्ट पहनी और आप काले हो, बिल्कुल टैक्सी लग रहे हो। तो काला पीला, अरे जौन पीला है तौन मनाओ। और तुम तो आज से मेरे से बात मत करना। तुमने आज किसी को मारा? मारा तुमने किसी को? किसी से लड़ाई की? बस आज के बाद से तुम बिल्कुल पूरी तरीके ना, नो नो सॉरी क्या होता है? तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट मिले और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन मिली, और दोनों कहाँ गई? सेल में। सेल में क्या हुई? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होने पर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बने, जैसे कल मैंने बनाए थे आपको। और वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे पास मेन वेस्ट प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन वेस्ट बने। एनसीईआरटी इतनी बढ़िया बुक है कि वो यहीं से शुरू करती कि आपको हर कोशिका तक, हर सेल तक ये दो चीजें पहुंचानी है। बोलो क्या? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। और हर कोशिका से ये दो चीजें निकालनी है। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या? CO2 और नाइट्रोजन। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोशिका को आप रोटी खिलाने चले गए कि तुम खा लो, तुम्हें न्यूट्रिएंट चाहिए, हर कोशिका को ऑक्सीजन दे रहे हो, नहीं कर रहे हो। हम सबको मालूम है ये हम कैसे करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ऐसे सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो बोलते हैं हमारे पास देयर मस्ट बी अ सिस्टम। वो एक सिस्टम होना चाहिए जो कोशिकाओं के पास, सेल के पास ये चीजें पहुंचाए। और साथ में एक सिस्टम ऐसा भी है, वो वही सिस्टम होना चाहिए जो उन कोशिकाओं से इन चीजों को ले आए। किसको पहुंचाए? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। और किसे ले आए? वेस्ट प्रोडक्ट। और बोलते हैं
जो सिस्टम होगा इसे बोला जाएगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो मैंने बचा है सर्कुलेटरी सिस्टम लिखना, मैंने लिखा हूं सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने क्या लिखा? ट्रांसपोर्ट। सो देयर मस्ट बी सम ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे पास एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना ही चाहिए जो क्या लेके जाए? और ऑक्सीजन कहां तक, और क्या लेके आए? CO2 और नाइट्रोजन रेस। तो इट इज टू एंड फ्रो मूवमेंट। टूवर्ड्स मतलब टू, एंड फ्रो मतलब अवे। दिस इज टू एंड फ्रो मूवमेंट हमारे को चाहिए जो कोशिकाओं तक चीजों को लेके जाएं और कोशिकाओं से चीजों को लेकर के आए। क्या लेकर जाएं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या लेकर आए? वेस्ट प्रोडक्ट और नाइट्रोजन। और बोलते हैं इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बोलो क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के इस प्रोसेस का नाम है सर्कुलेशन। क्या नाम है? सर्कुलेशन। और जो हमारे चैप्टर के नाम में से एक नाम है, बताओ पहला क्या नाम है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। याद रहेगा? तो अभी मैंने बॉडी फ्लूइड के बारे में डिफाइन नहीं किया, किसके बारे में किया? सर्कुलेशन। सो व्हाट इज सर्कुलेशन? देयर मस्ट बी अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन विच there is a fluid which can carry the nutrient and oxygen towards the cell, and it will remove the waste product from the cell. It is to and fro movement towards the cell and away from cell. NCERT is such a good book. तो बोलते हैं कि जितना सिंपल ऑर्गेनिज्म ये सर्कुलेटरी सिस्टम उतना ही सिंपल। तो बोलते हैं अगर मैं सिंपल एनिमल की बात करूं, क्योंकि प्लांट की बात नहीं चल रही, प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैं अलग पढ़ा चुका हूं। प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मैंने पढ़ाए थे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट है एनिमल में। किसमें? एनिमल। तो बोलते हैं सिंपल एनिमल्स में द सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपल सर्कुलेशन होगा, और इन सिंपल सर्कुलेशन में बॉडी फ्लूइड के बजाय, अलावा बोला कि बजाय, बॉडी फ्लूइड के बजाय वाटर यूज होगा एज अ फ्लूइड फॉर सर्कुलेशन। क्या यूज होगा? वाटर। एंड इट डिपेंड अपॉन कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। ऑर्गेनिज्म अगर सिंपल है तो क्या यूज करेगा? वाटर। और अगर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, कैसा है? कॉम्प्लेक्स, या फिर बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हायर एनिमल हो गया और हायर, सिंपल में भी हायर एनिमल हो गया है, तो याद रखना कॉम्प्लेक्स लोग इस वाटर की जगह बॉडी फ्लूइड को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बॉडी। सो वाटर और बॉडी फ्लूइड और सेम थिंग और डिफरेंट थिंग, डिफरेंट। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के पहले मुझे ये सब चाहिए, इसलिए मैं इसको रोक देता हूं कि मैंने ये नहीं पढ़ा। मैं ये मानता हूं कि बॉडी में सेल की तरफ और सेल से दूर दो तीन चीजें लेके जानी और लेके आनी। बोलो क्या लेके जाना है? कहां पर? क्या लेके आना है? वेस्ट प्रोडक्ट एंड नाइट्रोजन। कहां से? और ये करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो ट्रांसपोर्ट कर सके किसका? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। कहां की तरफ? और जो क्या लेकर आ सके? वेस्ट प्रोडक्ट और नाइट्रोजन रेस। कहां से? सेल से। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम, और इस प्रोसेस का नाम सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में क्या सर्कुलेट हो रहा है? अगर आप सिंपल हैं, अगर आप, तो क्या सर्कुलेट होगा? वाटर। अगर आप कॉम्प्लेक्स हैं तो आपको बॉडी फ्लूइड। और बॉडी फ्लूइड और वाटर में क्या क्या बातें हमें पढ़नी है वो हमको आनी चाहिए। यस यस, यू स्टैंड अप। यस, नो नो नो, यस, ओके, खड़ी हो गई। बेटा हमें कुछ सिंपल एनिमल के नाम पता करने हैं। सिंपल एनिमल का मतलब आई एम डीलिंग विद द फाइलम। किससे डील कर रहा हूं? फाइलम। मैं इसे हटा दूं तो ठीक है। सिंपल एनिमल की बात करने जा रहा हूं बाय द बेसिस ऑफ फाइलम। मुझे कुछ सिंपल फाइलम के, शुरुआती फाइलम के नाम बताओ। पहला कौन सा फाइलम है? पोरीफेरा। तो क्या पोरीफेरा में भी सर्कुलेशन होगा? यस। दूसरा, फिर से बोलो, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में होगा? तीसरा, टीनोफोरा। हाँ, टीनोफोरा, वेरी गुड। चौथा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। नाम सुना हो? और एस्केल्मिन्थेस और एनेलिडा और मोलस्का और याद है? मैंने तीन ही लिखे, बोलो कौन कौन लिखा? पोरीफेरा,
सीलेंटेटा टीनोफोरा। क्या पोरीफेरा, सीलेंटेटा और टीनोफोरा को भी टू एंड फ्रो मूवमेंट करना पड़ेगा? एंड वी ऑल नो द पोरीफेरा, दे हैव one outlet, it is known as osculum. फिर से बोलो, and many inlet, they are known as ostia, और बहने वाला ब्लड की वाटर। तो बताओ ऑर्गेनिज्म कैसा है? सिंपल। तो सर्कुलेशन में क्या जा रहा है? वाटर। सिस्टम का नाम है वाटर कैनाल सिस्टम। नाम सिस्टम का भी देना पड़ेगा, बोलो क्या नाम? वाटर कैनाल सिस्टम। वन इनलेट की मैनी इनलेट? मैनी इनलेट, वन आउटलेट, इट इज नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम। बॉडी फ्लूइड हुआ कि एक्सटर्नल बॉटम? एक्सटर्नल। बाहर का पानी ही अंदर गया और पानी ही निकला, तो फ्लूइड गया कि वाटर गया? वाटर गया। इसका मतलब यहां पर सर्कुलेशन के लिए जो फ्लूइड है वो बॉडी का फ्लूइड है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। क्योंकि बॉडी कैसी है? सिंपल। और सिंपल बॉडी जीबीएस यूज करेगी। व्हाट इज जीबीएस? जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस। अब कौन आया? सीलेंट्रेटा। And as we know, the coelenterata have single mouth and the same mouth and same anus. बाकी आपको मालूम है माउथ और एनस सेम है। क्या नाम? और क्या यहीं से निकलेगा? बताइए। इस तरीके से एक ही माउथ से वाटर जाएगा और वाटर निकलेगा। दिस सिस्टम इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। मेरा बहुत मन है कि आप इन दोनों के नाम याद रखें। पहले का नाम, दूसरे का नाम। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। बताओ दोनों में क्या ट्रेवल करेगा? वाटर। क्या इसमें भी वाटर जाएगा? इसमें भी वाटर जाएगा। और दोनों कॉम्प्लेक्स हैं कि सिंपल है? सिंपल। चलिए मैं एक और बंदे का नाम लेता हूं। इन दोनों का नाम एक ही तरह लिया जा सकता है, सीलेंटेटा एंड टीनोफोरा। बोथ आर सेम इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। एंड द थर्ड इज, इसको पहचानेंगे, इसे हम लोग स्टार फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार फिश। यस और नो? नो डाउट ये वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन्वर्टिब्रेट होगा, लेकिन याद रखना इसमें एक सिस्टम पाया जाएगा और इस सिस्टम में भी वाटर ही मूव करता है, एंड दैट इज नोन एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। फिर से बोलो। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने इतना सारा डिटेल में क्यों पढ़ाया? क्योंकि एनसीईआरटी ने नाम लिया है इन सब का और इसलिए मुझे इनका डिटेल में बात करना था। बताओ इसमें क्या मूव किया? इसमें हर जगह वाटर मूव किया, लेकिन सिस्टम वही है कि अलग अलग? एक का नाम वाटर कैनाल सिस्टम। फिर से बोलो। और इसका नाम गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम और इसका नाम वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इकाइनोडर्मेटा में वाटर कैनाल और पोरीफेरा में वाटर कैनाल और इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। इतना पढ़ा के मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ? पीछे आओ, मैं वही प्रूव करना चाहता हूँ। सेल याद है? सेल में दो चीजें जानी है, एक क्या? न्यूट्रिएंट, दूसरा ऑक्सीजन। वेस्ट बनेंगे, वेस्ट वहीं रुकने के लौटने हैं, क्या जाना है? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। क्या वापस आना है? CO2 और नाइट्रोजन। और इनको लाने और ले जाने के लिए कोई सिस्टम चाहिए। सिस्टम का नाम सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्ट। मैं इसे सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं कह सकता, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकता हूँ। सिंपल बंदा तो क्या लेगा? वाटर। और सिंपल बंदों में चार लोग, नाम बोलो। पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। ये कौन है भाई साहब? इकाइनो। और सबका अपना मूवमेंट वाटर के द्वारा है और सबका सिस्टम एक ही की अलग अलग। नाम बताओ। बोलो। पोरीफेरा, वाटर कैनाल सिस्टम, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। कुछ याद ही नहीं आ रहा? याद है? अच्छा बताओ। पोरीफेरा के बाद सीलेंटेटा एंड टीनोफोरा। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, क्या मूव किया? वाटर। और तीसरा याद आया? बोलो। इट इज नोन एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इतना पढ़ाने में कोई क्वेश्चन नहीं बनना। मैं यहां से जंप करूंगा हायर एनिमल्स कि सर अगर आप हायर एनिमल्स की बात करें तो, और मैं हायर एनिमल में सबसे हाईएस्ट मानता हूं कॉर्डेटा को। किसको? कॉर्डेटा।
और कॉर्डेटा जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल, यानी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल आपको कॉर्डेटा में मिलने वाले हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स एनिमल है तो इनका वेस्कुलर सिस्टम भी कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। कॉर्डेटा के 5 लोगों के नाम, वन इज फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, और हम लोग कौन है, हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो मैमल्स इन सब में सबसे सिंपल की सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स। और ये अपने ट्रांसपोर्ट में बॉडी फ्लूइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बॉडी, यानी एक्सटर्नल वाटर यूज करते हैं कि खुद का फ्लूइड। और इस खुद के फ्लूइड को यूज करने के लिए ये 2 प्रकार के फ्लूइड पे डिपेंडेंट है। वन इज नोन एज ब्लड, अनदर वन इज नोन एज लिम्फ। और मैं यहाँ छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब आपको पूरा करना पड़ेगा एक साथ बोलेंगे सब लोग, यस। पोरीफेरा सिस्टम बोलो, वाटर कैनाल सिस्टम, सीलन टेटा टीनोफोरा, वेस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, यस। इसके बाद आया इकाइनोडर्म, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इफ यू हैव द ब्लड फॉर योर सर्कुलेशन, इट इज नोन एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, blood vascular system. And if you have the lymph, it is known as a lymphatic system. तो हायर एनिमल्स अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट के लिए 2 सिस्टम यूज करते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। और मैं अभी भी इस पॉइंट को कहकर वही पॉइंट बोलना चाहता हूं कि चाहे ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, वो क्या लाना और क्या ले जाना चाहते हैं, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। लाना कि ले जाना, लाना। और क्या ले जाना, सेल पे खड़े हो जाओ, सेल पे खड़े हो गए, सेल पे खड़े हो गए, सेल पे क्या लाना है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। क्या ले जाना, CO2 और नाइट्रोजन गैस। और ये कौन करेगा, ब्लड और लिम्फ। पीपी आ गया, आ गया, क्वेश्चन का जवाब दो। बाकी कोई भी प्रॉम्प्ट करेगा नहीं, कोई फुसफुसाएगा नहीं। आपने बोला, मैंने बोला कि बॉडी फ्लूइड चाहे ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, 2 चीजें लेके आएगा, एक तो न्यूट्रिएंट, दूसरा ऑक्सीजन सेल तक लेके आएगा। और 2 चीजें लेके जाएगा, एक तो CO2 और दूसरा नाइट्रोजन वेस्ट। मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे इसका आइडिया है क्योंकि मैंने डाइजेस्टिव भी पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी पढ़ लिया। मुझे मालूम है ब्लड न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को लेके जाता है, पर मुझे ये नहीं मालूम है पीपी कि भैया लिम्फ कौन से न्यूट्रिएंट को लेके जाता है। शांत रहेंगे बाकी लोग। लिम्फ में डाइजेशन होता है, हाँ लिम्फ। कौन सी चीजें खराब होती है, आओ आगे आओ, आओ। ये आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम पढ़ो, इसके बाद आज के बाद से तुमको लिस्ट से भी निकाल देंगे। फैट का एब्जॉर्प्शन बताओ, फैट का एब्जॉर्प्शन पूरा बताओ। इंटेस्टाइन से फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वहां बैठना छोड़ दो, ठीक। केवल बदतमीजी के अलावा वहां कुछ नहीं होती। अगर सेलेक्ट होना है तो, और गांव में कुछ लेके जाना है हाथ में तो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनकी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी जैसी होती है, वो वैसे रहेंगे। और तुमसे आखिरी उम्मीद है, और तुमसे भी उम्मीद करना बंद कर देंगे हम। जाओ भागो। लिम्फेटिक सिस्टम याद है? मिसल्स याद हैं? मिसल्स पहुंचती हैं लैक्टियल के पास। लैक्टियल में क्या है? लिम्फ। विलाई और माइक्रोविलाई याद है? विलाई के नीचे
लैक्टियल। लैक्टियल है, लैक्टियल में क्या है? लिम्फ। क्या खाना ल्यूमेन से एब्जॉर्ब हुआ? क्या इंटेस्टाइन की सेल में आया? रीस्टिफिकेशन किया? काइलोमाइक्रोन बना? काइलोमाइक्रोन कहां भेजा गया? लिम्फ में। तो कोई कभी कभी कोई चीज आपको फॉर ग्रांटेड लगने लगती कि सर तो रट के आए। एनसीईआरटी अगर कोई भी लाइन लिख रही तो उसके पीछे 10 बार सोचो कि यस, चाहे ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, दोनों के दोनों लोग क्या कैरी कर सकते हैं? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट तो कर ही सकते हैं, और जितने फैटी सब्सटेंस हैं वो किसके द्वारा कैरी होते हैं? लिम्फ। और ये कैरी होकर के जा रहे हैं और वापस भी लौटेंगे तो वेस्ट मटेरियल लेके आएंगे। और इसलिए बॉडी में 2 फ्लूइड हैं हमारे पास, एक कौन सा? ब्लड, और दूसरा कौन? लिम्फ। और चैप्टर शुरू ही होगा तो इन्हीं दोनों चीजों को पढ़ाएगा। पहले क्या पढ़ाएगा? ब्लड, दूसरा क्या? लिम्फ। पहला पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ा है, इतना टाइम लग गया। पहला पैराग्राफ खत्म करो और मुझे बताओ, क्या डाइजेशन सिस्टम में हमें न्यूट्रिएंट मिले थे? रेस्पिरेटरी में ऑक्सीजन। दोनों कहां गए? सेल में। क्या की? मेटाबॉलिज्म। क्या पैदा हुआ? CO2 और नाइट्रोजन। कोई इन्हें लेके आया होगा? इन्हें न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। कोई इन्हें ले जाएगा? किसे? CO2 और वेस्ट ले जाएगा। CO2 और वेस्ट। खड़ी हो। यस, CO2 का ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड, तीनों तरीके। डिजॉल्व फॉर्म 7%। कितना प्रतिशत? 7%। बाइकार्बोनेट 70%। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%। किसके थ्रू? ब्लड के। तो बताओ, ब्लड न्यूट्रिएंट लाया था? ऑक्सीजन लाया था? CO2 ले जाएगा? कहां ले जाएगा वो हमसे मतलब नहीं है, ले जाएगा। तो लाएगा और ले जाएगा। क्या लाएगा? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। क्या ले जाएगा? पक्का? ये केवल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुमको मालूम होना चाहिए क्या है। क्या ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? बंदा सिंपल तो बताओ, सिंपल सिस्टम होगा। बंदा कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स। ओरीफेरा वाटर कैनाल सिस्टम, सीलेंट टीनोफोरा, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर्मेटा, और एनिमल, हायर एनिमल, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। कौन कौन? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द ब्लड ओनली। हमें पहले ब्लड समझना चाहिए कि व्हाट इज ब्लड। और पढ़ाऊंगा नहीं, पूछूंगा। सौरभ जी खड़े होइए। व्हाट इज ब्लड? थैंक यू वेरी मच, बहुत सही जवाब है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बैठ जाइए, बस इतना सा अगर जवाब दे दिया मेरा काम बन जाएगा। ब्लड इज इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, मुझे इस बात से मतलब है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? जो 2 या 2 से ज्यादा टिश्यू को आपस में कनेक्ट करे। क्या करे? कनेक्ट। चलो अपराजिता, टिश्यू की डेफिनेशन। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल। हाँ हाँ, बाहर आओ। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू की डेफिनेशन अलग अलग थी अपराजिता, मारते मारते सही कर दूंगा। बोलो वहीं से। ग्रुप ऑफ सेल along with intercellular substance। जाके दोबारा पढ़ना। ग्रुप ऑफ along with intercellular substance having common origin, common function, must be coordinated। अगर बुद्धि सही रखनी है, सेलेक्ट होना है तो नहीं, यहीं घूमते रहोगे। और अपने कुछ दीदियों से पूछो कितने साल से यहां पर घूम रही हैं। बैठो, बोलो। ग्रुप ऑफ, तो ब्लड भी ग्रुप ऑफ सेल है।
ग्रुप ऑफ सेल along with इंटरसेलुलर सब्सटेंस। बाकी पूरी डेफिनेशन तुम जानो और मैंने यही डेफिनेशन लिखवाई थी। ग्रुप ऑफ along with इंटरसेलुलर सब्सटेंस हैविंग कॉमन ओरिजिन होनी चाहिए। इट मस्ट हैव द कॉमन ओरिजिन और सबको मिलकर के कॉमन फंक्शन। क्या करना चाहिए? इससे भी काम चलने वाला नहीं है। एंड मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। पोरीफेरा के पास एक सेल की बहुत सारी ओरिजिन भी एक साथ हो सकता था, लेकिन उन पे पास कोऑर्डिनेशन नहीं था क्योंकि नर्व और नर्व नहीं थी तो टिश्यू। तो पोरीफेरा के पास सेल होने के बावजूद भी टिश्यू नहीं थे। और इसीलिए मैंने बोला था किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में तीन बातें देखेंगे। सुभाषिनी खड़े हो। वो कौन सी तीन बातें थी जो तुम मुझे किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में देखनी थी? चलो। वाह मेरे बच्चे, शाबाश शाबाश। हितेन बाबू, हाँ तुम तो ले लो। माता सरस्वती का प्रसाद। आओ, हाँ बोलो। मैट्रिक्स, फाइबर, शाबाश, बच गए। किसी भी टिश्यू में एक बात की तीन बात। पहले तो हमें देखनी है कि सेल की टाइप क्या है, टाइप ऑफ सेल। फिर देखना है मैट्रिक्स, फिर से बोलो मैट्रिक्स। और इसके अलावा फाइबर, और फाइबर की जगह मैं प्रोटीन लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? प्रोटीन, बिकॉज ऑल फाइबर आर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन इन नेचर। कोलेजन याद है? इलास्टिन याद है? एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट नहीं कर पाए तो पहाड़ हो जाएगा कोर्स का, और कनेक्ट कर पाए तो इजी होगा, ऐसे इजी होगा। अब सुनो, ब्लड अगर एक कनेक्टिव टिश्यू है तो ब्लड में भी तीन बातें होंगी। बोलो क्या? सेल, मैट्रिक्स, प्रोटीन, फाइबर। प्रोटीन, फाइबर। और बस अंतर इतना है कि मैट्रिक्स और प्रोटीन को मिला करके मैंने इनका नाम रखा है प्लाज्मा। बोलो क्या नाम? प्लाज्मा। कुछ नई चीज नहीं पढ़ा रहा। और सेल को मैंने सेल की बजाय फॉर्म्ड पार्टिकल लिखा है। क्या लिखा? फॉर्म्ड पार्टिकल या फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट रहा, चीजें वही हैं। तो अब मुझे बताओ, ब्लड में दो चीजें जो होनी ही चाहिए, नंबर बोलो, फॉर्म्ड एलिमेंट एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा शब्द पहली बार यूज कर रहे हैं, इसके पहले यूज मैंने बोला था इसके पहले किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में। फिर से बोलो, हम टिश्यू की डेफिनेशन के अनुसार ही तीन चीजें ढूंढेंगे। टिश्यू की डेफिनेशन, हैविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज मैट्रिक्स। ग्रुप ऑफ सेल इज सेल। ओके? तो ग्रुप ऑफ सेल having intercellular substance and having common origin, common function and must be coordinated. कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए? नर्व। पोरीफेरा के पास एक सेल की बहुत सारी नर्व पहली बार सीलेंटेड है, टिश्यू पहली बार सीलेंटेड, टिश्यू उसके पहले सब नहीं आया। अब इसको हवा बना लो ब्लड को, और डरो कि ब्लड पता नहीं कैसे पढ़ाया जाएगा। व्हाट इज ब्लड? अब मेरा हर बच्चा जानता है कि ब्लड में एक बात की दो बात। एक कौन? दूसरा। पर ये भी वही तीन बातें हैं। तीन बातें याद है? किसी भी टिश्यू में क्या क्या देखना है? सेल, इंटरसेलुलर सब्सटेंस और फाइबर। फाइबर मतलब प्रोटीन। यही पढ़ाया था मैं कि जब भी टिश्यू देखने को मिले क्या क्या ढूंढोगे? तीन, सेल, मैट्रिक्स, फाइबर। जब मैंने आपको टिश्यू सिस्टम पढ़ाया था इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, अभी सीख लो, दोबारा उस चैप्टर को पढ़ो तो कैसे पढ़ना। किसी भी टिश्यू में क्या जोड़ना है? जुड़ना है तीन। नंबर वन, सेल, मैट्रिक्स, फाइबर। याद रहेगा? और याद रखना, ब्लड में सेल का नाम फॉर्म्ड एलिमेंट,
मैट्रिक्स और प्रोटीन का नाम प्लाज्मा। तो अगली बार मैं पूछूं ब्लड किन दो चीजों से मिलकर बना है, बता पाओगे? सर दो चीजों से, यानी प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। सर ब्लड प्लाज्मा से मिलकर के बना हुआ है और सर फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना है। और ब्लड प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% है, 55%, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट टोटल ब्लड का 45% है। 55 और 45 मिलकर के दोनों कितने हो गए? 100। तो अगर 100% ब्लड है आपके पास, 1 लीटर ब्लड है, तो उसका 55% क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा, और 45% क्या होंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट। कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, और इनको भी इसी डेफिनेशन में ढूंढो, सेल, मैट्रिक्स, फाइबर। मैट्रिक्स, फाइबर, प्लाज्मा। आइए एक एक करके उठाते हैं, चलो हटा दें। बताओ ब्लड में कितनी चीजें हैं? एक, दूसरा, तो पहले मैं ब्लड का प्लाज्मा आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ब्लड प्लाज्मा। जो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाओगे, मेरा काम बनता जाएगा। ब्लड प्लाज्मा, it is the 55% of total blood. और पता नहीं क्या है कि बायोलॉजी और 5 पॉइंट का तुम्हारे साथ एक रिलेशन सा बन गया। अक्सर तुम 5 पॉइंट पे ही जाकर के रुकते हो, और यहां पर से फिर से 5 पॉइंट में रुकोगे। याद रखना, ब्लड प्लाज्मा में 5 चीजें याद करनी है आपको। जो 55% ऑफ टोटल ब्लड का ब्लड प्लाज्मा है, उसका 90 से 92% केवल वाटर है। पूरे ब्लड का 90 से 92, प्लाज्मा का 90 से 92% खाली वाटर है। पॉइंट नंबर 1। दूसरे पॉइंट पर 6 से 8% लगभग प्लाज्मा प्रोटीन है। इन्हीं को हम लोग फाइबर प्रोटीन के नाम से भी बोल रहे थे, लेकिन दे आर द प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन मैंने दूसरे नंबर पे लिखी। पहले नंबर पर वाटर, कितना? 90 से 92% वाटर, और 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन। याद रहेगा? इसका पीएच लगभग 7.4 है, स्लाइटली बेसिक। याद रखना, इसका कलर स्ट्रॉ है, ये रेड कलर नहीं है, स्ट्रॉ है, क्योंकि आरबीसी के बिना जो भी कलर है वो स्ट्रॉ कलर होगा, भूसे जैसा। स्ट्रॉ कलर का है, पीएच 7.4 है, 90 से 92% वाटर है, और 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन है। दुर्भाग्य, भगवान ना करे कभी डेंगू के केस में तुम्हें प्लेटलेट चढ़ानी पड़े, तो जो प्लेटलेट का कलर देखोगे वो कुछ कुछ वाइट और भूसे जैसा होगा, उसी को ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। उस समय पर ब्लड प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा था। इस समय पर कोरोना पॉजिटिव में एंटीबॉडीज जो निकाली जा रही थी, कहां से निकाली थी? प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा में पूरा खून चढ़ा रहे थे कि प्लाज्मा खाली? प्लाज्मा। इसका मतलब उसमें हम लोग ब्लड सेल्स नहीं चढ़ा रहे थे, खाली क्या चढ़ाते हैं? प्लाज्मा। तो देखो 90 से 92% वाटर, 6 से 8% प्रोटीन। और प्रोटीन भी कुल मिलाकर 3 प्रकार की। नंबर 1 इज नोन एज फाइब्रिनोजेन, जो लगभग 0.5% है। 6 से 8 का 0.5%, यानी इतने में से 6 से 8। इसके अलावा है बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स प्रोटीन वो हैं जो ग्लोब लाइक है, और याद रखना ये लगभग 2.5% है। और तीसरी तरीके की प्रोटीन है जिनका नाम है एल्बुमिन, ये एवरेज में लगभग 4.5% है। ये सब एवरेज वैल्यू लिखिए। फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में काम आती हैं, खून का थक्का जमाने में काम आती हैं, और ये फाइब्रस है, फाइबर जैसी है। ग्लोबुलिन आईजी बनाती है। अब ये मत पूछना आईजी क्या होता है, 3 दिन से चिल्ला रहे। व्हाट इज आईजी? इम्यूनोग्लोबुलिन। व्हाई दे आर नोन एज ग्लोबुलिन? ग्लोब लाइक। इम्यूनोग्लोबुलिन फुटबॉल जैसी हैं, ग्लोब्यूलिन्स, और इम्यून सिस्टम बनाती हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज। बोलो 5 प्रकार की एंटीबॉडी याद है?
IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, याद है? तो ये सब की सब इम्यूनिटी मेंटेन करती हैं। तो ग्लोबुलिन्स मेंटेन द इम्यूनिटी। एंड एल्बुमिन दे मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड। और बहुत सारे लोग नए हैं, उनसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पुराने लोग को याद होना चाहिए। यस, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर प्रोटीन की कंसंट्रेशन तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। तो बताओ ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम की ज्यादा? किसकी वजह से? एल्बुमिन। तो बताओ कौन है जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करेगा? एल्बुमिन। कौन है जो इम्यूनिटी मेंटेन करेगा? ग्लोबुलिन। कौन है जो क्लॉटिंग करेगा? फाइब्रिनोजेन। और बोलते हैं ये जो ब्लड है या प्लाज्मा, इट इज हाईली विस्कस। इट इज ऑलमोस्ट 5 टाइम विस्कस देन वाटर। वाटर का 5 गुना विस्कस मटेरियल है। तो अभी 2 ही पॉइंट हमने लिखा है, बताओ 90 से 92% वाटर। टोटल ब्लड का, प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर, 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अलावा न्यूट्रिएंट, तीसरे नंबर पर है न्यूट्रिएंट। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं न्यूट्रिएंट कहां से आए, तो मैं बोलूंगा 3-5 स्टेप। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्ब। इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्ब किया था, कहां गया था? ब्लड में। ब्लड में कहां गया था? आरबीसी में। प्लाज्मा में। कहां पर? प्लाज्मा। तो दे मे हैव द न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है। कुछ लोगों को फैट में ऐतराज होता है। मैंने बताया था SCFA, किसी को याद है? शॉर्ट चेन फैटी एसिड। लिम्फ से कि ब्लड से? ब्लड से। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ब्लड से कि लिम्फ से? लिम्फ से। तो क्या क्या हो सकता है न्यूट्रिएंट में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इसके अलावा चौथे नंबर पर they may have coagulation substance or the coagulant, है ना? ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट। सही से सही बात है, ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट्स। और ये ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट के अलावा कुछ मिनरल रख सकते हैं, लाइक दे मे हैव मिनरल्स लाइक सोडियम, लाइक कैल्शियम, लाइक बाइकार्बोनेट, like potassium, etc. Yes, चौथे नंबर पर इनमें ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट हो सकते हैं। कैल्शियम एक ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट है। जब मैं ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगा तो कैल्शियम पढ़ाऊंगा। कैल्शियम इज यूजफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। So they may have blood clotting element along with some minerals. बोलो कौन कौन से मिनरल? सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम। नितिन, अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा हुआ तो ब्लड में किस आयन की कमी होगी? अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा हुआ ब्लड में किस आयन की कमी होगी? कल क्लास में क्यों नहीं थे? अरे यार सॉरी, पढ़ाया ही नहीं। आप लोग R1 हो? सॉरी। ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम। ये हो गया चौथा नंबर। पांचवा नंबर, नितिन खड़े रहो। देयर मस्ट बी सम एंजाइम। एक ऐसा एंजाइम का नाम बताओ जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेट। फिर से बोलो। तो इनमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम के एंजाइम हो सकते हैं। इसके अलावा एमाइलेज नाम के एंजाइम हो सकते हैं, एटसेट्रा। मैंने कहा था बायोलॉजी और 5 का कुछ रिलेशन है। प्लाज्मा में कितनी चीजें पढ़ाई? 5। और इनमें से कोई मेरी नहीं है और कोई किसी बाहर एनसीईआरटी बुक की नहीं है। सब एनसीईआरटी में लिखी हुई पॉइंट है। घर जाओगे, इनको पढ़ोगे और बताओगे कि सर कहाँ लिखा है। बताओ ब्लड में कितनी चीजें? 2। वैसे तो 3 चीजें ढूंढनी चाहिए, मैट्रिक्स, फाइबर, सेल। फिर से बोलो, मैट्रिक्स, फाइबर, सेल। क्योंकि हर टिश्यू में यही डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ सेल।
विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, दैट इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज नोन एज मैट्रिक्स। तो यहां पर मैट्रिक्स और फाइबर को मिलाकर मैंने क्या बोला, प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में दो चीजें की पांच। पहला वाटर कितना 90 से 92%। चलो भाई, प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8, कितने प्रकार की, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, सबसे ज्यादा एल्बुमिन, दूसरे नंबर पर ग्लोबुलिन, तीसरे नंबर पर पक्का कौन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस करेगी, एल्बुमिन। इम्यूनिटी, क्लॉटिंग, तो 2 हो गए। तीसरा क्या है, न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। चौथा क्या है, ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट, मिनरल्स, सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एमाइलेज, एटसेट्रा। कहते हैं कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ये सबके साथ हुआ है। कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने उससे घृणा की है, इसलिए नहीं देखा। जब भी आप कभी फोड़े फुंसी को ध्यान से देखेंगे और वहां पर ब्लड क्लॉटिंग की वजह से पपड़ी जमी होगी, उस ब्लड क्लॉटिंग की पपड़ी से निकलता हुआ एक फ्लूइड दिखाई पड़ेगा, दैट फ्लूइड इज नोन एज सीरम। फिर से बोलो, सीरम। मैंने डेफिनेशन बड़ी गंदी पढ़ाई अभी आपको, अब इसको सुनिए। अगर ब्लड प्लाज्मा से, किससे, क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्या हटा दिए जाए, क्या हटा दिए, तो ब्लड प्लाज्मा का नाम सीरम। क्यों, क्योंकि क्लॉट से निकलने वाला फ्लूइड भी ब्लड से ही आ रहा है। क्लॉट से ऊज करने वाला फ्लूइड सीरम कहलाता है। किसी ब्लड क्लॉट से, किसी पपड़ी से निकलने वाला फ्लूइड सीरम कहलाता है। इसका मतलब प्लाज्मा ही निकल रहा है, लेकिन क्या छोड़ आया है, क्लॉटिंग फैक्टर। तो ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, इट इज नोन एज सीरम। तो कल को पूछा जाए व्हाट इज सीरम, बोलो बता पाओगे, इट इज ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड प्लाज्मा माइनस, तो माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। होता क्या है, हम लोग पढ़ते बहुत हैं और फील नहीं करते, इसलिए हम भूल जाते हैं। कभी तो चोट लगी होगी जिंदगी में, कभी तो तुमने देखा होगा पपड़ी उछड़ी है, और कभी कभी आपने उसे अध कचरे में उछाड़ दिया होगा। तो पहले तो उछाड़ने पर ब्लड निकला होगा, दोबारा पपड़ी जमी होगी, उससे एक फ्लूइड पास हो रहा होगा, अजीब सा चिपचिपा सा, दैट इज नोन एज सीरम। इसका मतलब ब्लड प्लाज्मा से क्या हटा दिए जाएं, क्लॉटिंग। क्यों मैं बोला हूं हटा दिए जाएं, क्योंकि वो क्लॉटिंग फैक्टर क्या बनाने में यूज हो गए, क्लॉट। इसका मतलब पपड़ी से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ, बाकी सारा फ्लूइड बाहर आ रहा है एक्सेप्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। उस फ्लूइड का नाम क्या होगा, सीरम। तो व्हाट इज सीरम, ब्लड प्लाज्मा माइनस, क्या मैंने बोला, ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। आधे से ज्यादा लोग इसकी डेफिनेशन गलत कर देते हैं, ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ऐसा नहीं बोला मैंने। ब्लड प्लाज्मा का मतलब है ऑलरेडी क्या हटा चुके हैं, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स तो हट ही गई, और क्लॉटिंग फैक्टर भी हट जाए तो क्या बोला जाएगा, सीरम। तो व्हाट इज सीरम, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर। अगर ब्लड के रेस्पेक्ट में सीरम पूछा जाए तो व्हाट इज सीरम, ब्लड माइनस ब्लड सेल एंड क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लड सेल दोनों निकाल दिया जाए तो क्या कहलाएगा, सीरम। और ब्लड प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए तो क्या कहलाएगा, सीरम। नहीं आया, ये है ब्लड प्लाज्मा। अगर आप इतना पढ़ा पाए तो ब्लड प्लाज्मा बता पाएंगे, मुझे बता पाएंगे, हटा दें इसे। चलो पूछते हैं, बताओ ब्लड हमारे लिए क्या है। क्या हमें टिश्यू की डेफिनेशन याद है, सेल याद है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन, मस्ट बी कोऑर्डिनेट। वरना पोरीफेरा भी कहता मेरे पास टिश्यू होना चाहिए, पोरीफेरा कहता मेरे पास भी तो बहुत सारी सेल हैं और उनका कॉमन ओरिजिन मेरा जाइगोट हो सकता है, मैं भी तो जाइगोट से ही बना हूं, मैं भी तो लार्वा से बना हूं, सारी सेल मेरी एक ही कॉमन जगह से आ रही हैं। माना कि सब एक जैसा काम नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारी सेल तो एक जैसा काम भी कर रही हैं, फिर मेरा नाम टिश्यू क्यों नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। आपके पास नर्व और कोऑर्डिनेशन, टिश्यू। तो बताओ किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में कितनी चीजें देखोगे, 3। बोलो, मैट्रिक्स, फाइबर, सेल। क्या हमारा ब्लड भी एक टिश्यू है, कितनी चीजें देखी, 2।
एक कौन, प्लाज्मा और सेल। प्लाज्मा क्यों देखा, क्योंकि प्लाज्मा में हमने दो चीजें ले ली, एक कौन, मैट्रिक्स और, पक्का। आप बताओ, मैंने बोला कि ब्लड में कितनी बार, दो, एक कौन, प्लाज्मा, सेल। सेल बताओ, प्लाज्मा 55%, सेल। प्लाज्मा का जो 55% है उसमें तीन चीजें की पांच, बस यही जीत लिया तुमने। पहला वाटर 90 से 92%, प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8%, न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, क्लॉटिंग फैक्टर एंड मिनरल सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड एंजाइम। बोलो एंजाइम। 5 चीजें हैं। अच्छा बताओ, प्रोटीन कितने प्रकार की, 3। प्लाज्मा प्रोटीन कितने प्रकार, 3। नंबर 1 फाइब्रिनोजेन, कौन क्लॉटिंग के लिए, कौन इम्यूनिटी के लिए, ग्लोबुलिन। कौन है जो बेटा, क्या इसका पीएच 7.4 है, क्या ये लाल कलर का है, लाल की स्ट्रॉ है। अच्छा बताओ, क्या ये विस्कस है, पानी से लगभग 7 गुना, 5 गुना, कितना, 5, पक्का। शाबाश मेरे बच्चे। अब आइए, फॉर्म्ड पार्टिकल, दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट। पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, बिकॉज इज अ टिश्यू, टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, तो यहां सेल तो होनी ही है ना। अरे इसमें डर का है, आई ब्लड इज अ टिश्यू, तो टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, तो सेल तो होनी ही थी। और इंटरसेलुलर सब्सटेंस हम पढ़ के चले आए। अभी हमारे पास जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट हैं या ब्लड सेल्स हैं, इसमें एक पॉइंट आप लिखेंगे, ऑल ब्लड सेल्स, कोई भी ब्लड सेल हो, जितनी भी सर पढ़ाने जा रहे हैं, all blood cells, they are formed in bone marrow. हर प्रकार की ब्लड कोशिकाएं बोन मैरो में बनती हैं। एक लंबी हड्डी लीजिए अपनी बॉडी की, लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के नाम सुनो, फीमर, बोलो, टीबिया, फ्यूबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, स्टर्नम, फिर से बोलो, क्लैविकल, फिर से बोलो, क्लैविकल। बस इतनी लॉन्ग बोन है। फिर से बोलो, फीमर, टीबिया, फ्यूबुला, रेडियस, ह्यूमरस, स्टर्नम, पक्का। और कोई हड्डी लंबी नहीं है, चपटी अपटी होंगी। द लॉन्ग बोन की कैविटी के अंदर मैरो, नाम बताओ, बोन मैरो। बोन मैरो लंबी हड्डियों के अलावा क्रेनियल बोन में भी होता है। कहां पर, क्रेनियल बोन, या तो लॉन्ग बोन या तो क्रेनियल। इन बोन मैरो से आपकी सारी ब्लड सेल्स बनती हैं, वो ब्लड सेल्स जो मैंने अभी तक पढ़ाई भी नहीं। क्यों पढ़ाई, क्यों मैंने पहले बता दिया, क्योंकि कहीं तुम्हें लगेगा आरबीसी कहां से बनती है, डब्ल्यूबीसी कहां से बनती, सर ने बताया नहीं, मैंने पहले बोल दिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एनी टाइप ऑफ सेल फॉर्म्ड इन बोन मैरो। Okay, so formed cells on the basis of abundance, they are of 3 type, 3 प्रकार की हैं। पहली सेल का नाम है आरबीसी, दूसरी का नाम है प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी बोलने वाले बेवकूफ है, मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस। क्या बोला, यानी उनके नंबर के हिसाब से सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे प्लेटलेट। मरोगे इसीलिए क्वेश्चन गड़बड़ करते हो। And the third is WBC। क्या बेटा, हाँ भाई, कितने प्रकार के एलिमेंट, 3। नंबर 1 आरबीसी, प्लेटलेट, WBC। आरबीसी इज नोन एज रेड ब्लड सेल्स। सब कुछ मालूम है तुम्हें इनके बारे में, फिर भी मैं लिख रहा हूं। ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। याद रखना, बायोलॉजी में जब भी एरिथ्रो शब्द मिले
इसका मतलब रेड ही होता है, चाहे कहीं भी मिले। पढ़ो, फाइको इरेथ्रिन, याद है? फाइको मतलब एल्गी, इरेथ्रिन मतलब लाल। रेड एल्गी में पाया जाने वाला पिगमेंट फाइको इरेथ्रिन। इरेथ्रो का मतलब ही रेड होता है। प्लेटलेट, दे आर फॉर कोआगुलेशन, एंड कोआगुलेशन का मतलब होता है थ्रोम्बस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स एंड द WBCs, ल्यूकोसाइट। और मैंने ये भी पढ़ाया था कि बायोलॉजी में ल्यूको शब्द जब भी मिले इसका मतलब वाइट ही होता है, या फिर कलरलेस, या फिर कलरलेस। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कार्पसेल्स। हाँ बेटा, फैन चला है तो बेटा तुम फैन ढूंढ के बैठा करो। चला भाई, यहां पर मैं पढ़ाऊंगा, शोर होगा, मैं कंसंट्रेशन करूँ। वॉमिटिंग आ रही है, एसी नहीं चल रहा। सब चला दो। ऐसा नहीं कि हम कोई बड़ी ठंडी में पढ़ा रहे तुम। कोई बात, आई डोंट नीड इट। पर आप ये सीख जाओ, यही मेरे लिए बड़ी आफत है। आपको भी चाहिए? चलवाएं भैया, काहे कोई बंद किए? सब खोलो, सब ऊपर वाले ओपन कर दो। खुश? आप सीखो। बताओ कितने प्रकार की सेल्स? एक और आरबीसी, प्लेटलेट, WBC। फुल फॉर्म आरबीसी का रेड ब्लड सेल, आल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट। व्हाट इज ल्यूकोसाइट? व्हाइट ब्लड सेल्स। याद रहेगा? चलिए, पहले क्या पढ़ा है? आरबीसी। हटा दे इसे। चलो, RBC, they are the most abundant cell. सेल ऑफ ब्लड, ब्लड में सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। कितनी ज्यादा? ध्यान सुनो, इनका नंबर 50 लाख से 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। 5 मिलियन to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। कई लोग मुझसे बोलते हैं सर ये पर 100 ml कर दीजिए। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या लिखा है? पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब एरिया में कितनी आरबीसी? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मिलियन का मतलब तो 5 गुणे 10 लाख, 50 लाख। तो 50 लाख से 55 लाख सेल होती हैं 1 मिलीमीटर क्यूब में। 1 मिलीमीटर क्यूब में 50 से 55 लाख सेल्स पाई जाती हैं आरबीसी। याद रखना, सेप, दे आर बाई कॉनकेव। ऐसे में बच्चा कैसे पढ़ेगा बताओ? जैसा मैंने बाई कॉनकेव बनाया वैसा दिखता नहीं है। आप लोगों ने डोनेट देखा है? डोनेट, अरे बड़ा देखा? बड़ा दही बड़ा। डोनेट बोलते ही मैंने समझ गया था कि पार्टी चल रही है। तुमको पता नहीं समझ आया? हाँ बस कुछ। डोनेट नहीं देखा? डोनेट नहीं जानते हो? मेंदू बड़ा, मेंदू बड़ा। मैं गलती कर रहा हूं, सॉरी। मैंने क्यों पढ़ा? इट इज बाई कॉनकेव, दोनों तरफ से कॉनकेव है। बाई कॉनकेव इन शेप।
इट इज इन्यूक्लिएटेड, विदाउट न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए लिविंग की डेड, लिविंग की डेड लिविंग है, न्यूक्लियस ना होना मर जाना नहीं है, वरना सीव ट्यूब भी मर गए होते। यस है। तो दीज आर लिविंग सेल। कैसी सेल हैं? लिविंग, विथ न्यूक्लियस की विदाउट। वाई दे आर लिविंग? बिकॉज दे हैव साइटोप्लाज्म। फिर से बोलो। और उस साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म है। लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। इनमें ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। इवन माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रखने की भगवान को एक वजह है, क्योंकि मालूम है आरबीसी के अंदर भगवान ने एक पिगमेंट दिया है, याद है? पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये स्लाइट पर्पल कलर का पिगमेंट है। क्या पढ़ा रहे हो उल्टा? लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन से जुड़ता है, कैसे जुड़ता है? ऑक्सीजन, इट बिकम रेड कलर। बोलो कैसा? रेड कलर। तो जिस जिस जगह पर ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पर आपको रेड दिखेगा कि ब्लूइश? इसीलिए वेन्स का कलर, वेन देखिए कभी, वेन का कलर लाल होता है कि ब्लूइश? ब्लूइश, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा की कम? कम। नहीं समझ में आया? नहीं समझे ना? मैं बोल रहा हूं हीमोग्लोबिन स्लाइट पर्पल या फिर पिंकिश। बड़ा हरा, हरा दिख रहा है। आइटम हो तुम, हरा नहीं हो, ब्लू है। अरे हम क्यों पढ़ा रहे यार, हटो। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन। फिर से बोलो। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जोड़ी जाए तो लाल कलर का दिखाई पड़ेगा। और चूंकि बेटा 50 लाख से 55 लाख आरबीसी हैं, तो बताओ प्लाज्मा के पास अगर आरबीसी हुई तो खून कैसा दिखाई पड़ेगा? लाल। जबकि प्लाज्मा कैसा था? उसका कलर। और आरबीसी कितनी है? 50 से 55 लाख। तो आरबीसी बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत ज्यादा। तो बताओ खून का कलर लाल। अगर मैं खून से क्या निकाल दूं? आरबीसी। बताओ खून किस कलर का होगा? स्ट्रॉन्ग। जिस कलर का क्या था? प्लाज्मा। बताइए कैसी? बाई कॉन्वेक्स की बाई कॉनकेव? बाई कॉनकेव है। बताइए इसमें न्यूक्लियस है कि नहीं है? नहीं है। और न्यूक्लियस नहीं के साथ साथ सेल ऑर्गेनेल भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। क्यों नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि भगवान ने हीमोग्लोबिन को यहां प्लेस किया है और उन्हें मालूम है कि हीमोग्लोबिन को मुझे क्या देनी है? ऑक्सीजन। फिर से बोलो। और कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से बोलो। और अगर मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने लगा तो क्या दूंगा? ऑक्सीजन। और अगर मैंने रख दिया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो ऑक्सीजन कौन ले जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताओ जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एफिशिएंट होगा कि नॉन एफिशिएंट? इनएफिशिएंट होगा। इसका मतलब जो चोर है उसके द्वारा आप अपना खजाना भेज नहीं सकते। क्यों? क्योंकि खजाना भेजोगे तो बताओ खजाना लुट जाएगा। यस। तो चोर कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया रखेंगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या चाहता है? ऑक्सीजन। बोलते हैं ज्यादातर मैमल की बात चल रही है। कल को तुम बेटा फ्रॉग के बारे में पूछोगे तो फ्रॉग की आरबीसी में बेटा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है। तो याद रखना ये जो कहानी चल रही किसके बारे में चल रही है? मैमल। दो मैमल के नाम याद रखना। वन इज नोन एज कैमल। फिर से बोलो। दूसरा कौन? लामा। ये भी कैमल जैसा ही प्राणी है। कैमल एंड लामा, इनकी आरबीसी बाई कॉन्वेक्स होती है। बोलो कैसी होती है? बाई कॉन्वेक्स। और कुछ किताबें ये कहती हैं, मैं पहले से सॉरी बोलते हुए बोल रहा हूं, कुछ किताबें ये बोलती हैं कि ये लोग न्यूक्लियस भी रखते हैं। क्या रखते हैं? न्यूक्लियस। पर एनसीईआरटी ऐसा कोई बात नहीं करती, इसलिए मैं चुपचाप इस पॉइंट को हटा देता हूं।
अदरवाइज सारे मैमल में सारे न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पर अगर किसी दिन ये क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा मैमल ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस होगा आरबीसी में, और ऑप्शन में कौन हो, कैमल एंड लामा, लगा दीजिएगा। अदरवाइज कैमल और लामा में भी न्यूक्लियस है कि नहीं है, इस पे कंट्रोवर्सी है। हाँ, पर इस बात में कंट्रोवर्सी नहीं है, शेप में। बताओ ये कैसा है, बाई कॉनकेव और ये बाई कॉन्वेक्स। अगर बाई कॉन्वेक्स आ जाए तो धड़ल्ले से आंसर लगाओ, बोलो कौन, कैमल एंड लामा। चलो, बड़ा मुश्किल है यार मेरे लिए, बंद करो। मैं बता रहा हूं ना, तुम्हारी कंसंट्रेशन मेरे साथ कितनी बनती मैं ही जानता हूं। और मैं पूरे साल नहीं वो तो चार्जिंग के लिए है। हाँ, सब बंद कर दो ऊपर से। यस, सूर्य बाबू मिलेगा नहीं, अगर हम गर्मी में हैं तो तुम भी गर्मी में रहो। बताओ सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन सी सेल है? आरबीसी। फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल है, कितनी है? अगर भूल जाना तो 50 लाख से 55 लाख 100 ml में पर मिलीमीटर क्यूब। एक शेप अगर देखा जाए आरबीसी का, बाई कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, न्यूक्लियस, ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म है, जिंदा है, जिंदा है। यस। बताओ कैमल और लामा भी मैमल है? कैमल मतलब हाथी, ऊंट। ऊंट और लामा में भी आरबीसी होती हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? ये कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये कैसी होती हैं, बाई का। पर अगर कोई पूछ ले कि न्यूक्लियस वाली आरबीसी इन मैमल, बोलो कैमल, पक्का। और इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन। क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का अमाउंट 12 ग्राम से लेकर 16 ग्राम पर 100 ml। और कल मैंने इसका एवरेज पढ़ाया था, बोलो क्या, 15 ग्राम पर 100 ml। 12 से 16 तक पर 100 ml। याद रखना, अगर आरबीसी का नंबर अपने नंबर से बढ़ जाए, इट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया इज इंक्रीज इन आरबीसी नंबर। आरबीसी के नंबर में इंक्रीमेंट हो जाए, इट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। और अगर आरबीसी का नंबर कम हो जाए, इट इज नोन एज अनीमिया, अ काइंड ऑफ अनीमिया। मैं अनीमिया शब्द के साथ छोड़ दे रहा हूं। इफ द आरबीसी कम, देन हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन अगर अपने आप कम हो जाएगा तो बताओ बीमारी का नाम, अनीमिया। ठीक है। वैसे तो इस शब्द को बोलते हैं इरेथ्रोसाइटोपीनिया। उतना बड़ा शब्द तुम समझा नहीं पाओगे। पीनिया का मतलब कमी, ठीक है, पर आप इसे क्या बोलोगे, अनीमिया। आरबीसी का नंबर बढ़ जाए तो, अगर कल को मैं क्वेश्चन पूछूं कि आरबीसी का न्यूक्लियस 2 लोग कि 3 लोग, आरबीसी का न्यूक्लियस कहाँ हो आज? यहाँ नहीं हो, तबीयत ठीक नहीं है। आरबीसी का न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म होगा, हीमोग्लोबिन होगा, सफेद सफेद कि लाल लाल, कौन, कब, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना हो तो स्लाइट ब्लू। इसलिए वेन को देखोगे तो हरी दिखाई पड़ेगी, थोड़ी ब्लूइश दिखाई पड़ेगी। याद रहेगा? हटा दें। आरबीसी खत्म। आरबीसी के बाद आता है प्लेटलेट्स। भैया आरबीसी बनती कहाँ थी? थैंक गॉड, जवाब आया। पढ़ाया नहीं ना मैंने। आरबीसी कहाँ बनती है? वो बनता है, पढ़ाया है। नाउ प्लेटलेट्स। The platelets, they are also known as thrombocytes.
वाई द नोन एज थ्रोम्बोसाइट? बिकॉज ये थ्रोम्बस नाम के शब्द से बनाई गई है। थ्रोम्बस इसका मतलब होता है ब्लड क्लॉट। यानी वो सेल हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। दीज आर द सेल विच हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। तुम्हारे बाल कटे नहीं अभी तक? कल तुम बिना बाल कटाए घुसना नहीं। आधे टाइम तो तुम्हारे लड़कियों जैसे ऐसा चलता रहता है, गर्दन टेढ़ी होती जा रही तुम्हारी। चलो, प्लेटलेट्स क्या करती हैं? क्लॉट। एंड दैट्स व्हाई क्लॉट का मतलब थ्रोम्बस और सेल का नाम थ्रोम्बोसाइट। बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होती है, नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। बोन मैरो के पास एक स्पेशल सेल होती है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। और इन मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट हैं, सेल फ्रेगमेंट्स। इन्हीं सेल फ्रेगमेंट्स को हम लोग प्लेटलेट का नाम देते हैं। तो कई बार लोग प्लेटलेट को सेल नहीं मानते, लोग प्लेटलेट को सेल फ्रेगमेंट मानते हैं। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए प्लेटलेट इज सेल और सेल फ्रेगमेंट, तो आप जवाब यही लगाना, ये सेल फ्रेगमेंट है, सेल के टुकड़े हैं। और किस सेल के टुकड़े हैं? मेगा कैरियोसाइट। कहाँ पाई जाती है? मैंने पहले लिख दिया था, हर टाइप की सेल। कहाँ? बोन में। तो ये भी कहाँ मिलेंगी? बोन में। किस सेल से? मेगा कैरियोसाइट। और मेगा कैरियोसाइट से क्या बनेंगे? सेल फ्रेगमेंट। उन्हीं सेल फ्रेगमेंट का नाम सेल फ्रेगमेंट, इन्हीं का नाम प्लेटलेट। आप सुनो, इनका नंबर 1.5 लाख से 1,50,000 से लेकर 3,50,000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। जरा लाख में बोलो। आरबीसी 50 लाख से 55 लाख, और इनका 1.5 लाख से 3.5 लाख। याद रखना, अगर इनका नंबर बढ़ जाए, इंक्रीज इन प्लेटलेट नंबर, इट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर 3-3.5 लाख से ज्यादा होने लगे तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर इनका नंबर डिक्रीज हो जाए, इट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। पीनिया का मतलब होता है कमी। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। अगर 3.5 लाख से ज्यादा, इट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। और 1.5 लाख से कम होने लगे, इट इज थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। पेन हटाओ और ध्यान से सुनो। हमारे यहां पर जब भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये एक पंपिंग आर्गन से होता है, इसका नाम है सबमर्सिबल पंप। अच्छा, हार्ट। हार्ट जब भी ब्लड पंप करता है, मैं इसे रे डायग्राम बना रहा हूं, जब भी ब्लड पंप करता है हार्ट, तो बेटा सिस्टोल और डायस्टोल नाम के 2 प्रक्रियाएं होती हैं। बोलो कौन? सिस्टोल और डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। और ध्यान सुनना, इन सिस्टोल और डायस्टोल की वजह से इन आर्टरीज में ब्लड प्रेशर के साथ बहता है। किसके साथ? प्रेशर। और ब्लड प्रेशर के साथ बहने की वजह से आर्टरीज टूटती रहती हैं। याद रखना, पर हमें कभी पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि इन आर्टरीज और इन कैपिलरीज की इन वॉल के ऊपर प्लेटलेट एक कवर बनाता है, फिल्म बनाता है। कौन बनाता है? प्लेटलेट। और इस वजह से टूटी हुई जगह पर, जहां पर भी आर्टरी टूटी, वहां पर क्या बनने लगता है? ब्लड क्लॉट। फिर से बोलो। तो अगर कहीं कोई रप्चर आर्टरी हुई भी तो खून बाहर क्यों नहीं जाएगा? क्या बनेगा? ब्लड क्लॉट। एक ऐसा प्रोसेस है जो इतना थैंकफुल है
कि अपने आप चल रहा, और हम इतने थैंकलेस हैं कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया। रोज तुम्हारा ब्लड पंप हो रहा, डक 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 डक, यानी आर्टरीज में प्रेशर कम की ज्यादा ज्यादा, और आर्टरीज क्या हो रही है, रप्चर, और रप्चर आरबीसी से खून निकल, क्योंकि प्लेटलेट ने क्या बना रखी है, फिल्म, और इस वजह से वहां क्या बन रहा, ब्लड क्लॉट। फिर से बोलो, ब्लड क्लॉट। पहली बार पता चलता है हमें तब जब हमें होता है डेंगू। क्या हुआ, डेंगू। ये बीमारी तो सबने सुनी होगी, सुनी नहीं है, सुनी है। और डेंगू में प्लेटलेट का नंबर बढ़ गया कि कम हो गया, हाँ? तो बताओ ये जो फिल्मिंग ऑफ द आर्टरी है बढ़ गई कि कम हुई, कम हुई। तो बताओ जो आर्टरी रप्चर हुई वो क्लॉट हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। और जैसे ही बेटा रप्चर हुई, यहां से क्या निकला, खून। इट इज नोन एज इंटरनल ब्लीडिंग। फिर से बोलो, और इसी इंटरनल ब्लीडिंग को बोलते हैं हैमरेज। बोलो, हैमरेज। और हैमरेज होने की वजह से डेंगू में हो जाती है डेथ। पर पिक्चरें तुम ज्यादा देखते हो, तुम्हारे लिए हैमरेज का मतलब ब्रेन हैमरेज, not the brain hemorrhage only, any type of internal bleeding, it is known as hemorrhage. intestine फटी तो intestinal hemorrhage, stomach फटा तो gastric hemorrhage। बोलो, ठीक है। ब्रेन फटा तो ब्रेन hemorrhage। अगर आप लोगों को ये बहुत हल्की बात लग रही तो फिर से सुनो, डेंगू में अक्सर प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से ब्लीडिंग चालू होती है, और इन ब्लीडिंग की वजह से बंदे की डेथ हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि कभी तुमने कोई डेंगू की डेथ ना सुनी हो, सुनी है? क्यों? बंदे को क्या हो गया, प्लेटलेट ज्यादा कि कम, कम। ये वो थैंकलेस बात है जो हम लोग मानते नहीं कि प्लेटलेट तो कुछ करती नहीं, और जिस दिन पता चलता है वो क्या करती हैं, उस दिन लगता है हे भगवान हमारी प्लेटलेट कम ना हो पाए। अगर प्लेटलेट कम हुई तो गए काम से। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जेनेटिक बीमारियां, जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी आपको कॉन्टिन्यूअस इंटरनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती हैं। एंड दीज ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आर नोन एज परप्यूरा। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए लिख रहा हूं, मास्टरी डॉक्टरी नहीं झाड़ रहा हूं। परप्यूरा, व्हाट इज परप्यूरा? ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। बोलो, ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। डिसऑर्डर के बहुत सारे ग्रुप हैं जो आगे जाके एमबीबीएस में तुम पढ़ोगे, उनको कंबाइंड रूप से क्या नाम देते हैं, परप्यूरा। परप्यूरा डिसीज, दीज आर द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। और बताओ इन परप्यूरा डिसीज में क्या होता होगा, प्लेटलेट कम कि ज्यादा, कम। थ्रोम्बोसाइटोसिस की थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, साइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या नहीं दिखाई पड़ रहा बेटा, आप लोग क्या नहीं देख पा रहे हो, ये परप्यूरा। Purpura is a group of bleeding disorder due to platelet deficiency. प्लेटलेट डिफिशियंसी से होने वाली ब्लीडिंग डिसऑर्डर का नाम परप्यूरा। किसी भी इंटरनल ब्लीडिंग को हम लोग हैमरेज का नाम ही देंगे। पर चूंकि हमने हिंदी मूवीज ज्यादा देखी है, हमारे लिए हैमरेज का मतलब, ट्यूमर का मतलब ऐसा नहीं है। ट्यूमर भी कहीं हो सकता है और हैमरेज भी कहीं हो सकता है। इंटेस्टाइन में हुआ तो इंटेस्टाइन। चलो बताओगे, जो मैंने लिखा है इतना बता दोगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बताओ दूसरी नंबर की सेल, पहले नंबर की आरबीसी, दूसरे नंबर की, मैं दूसरे नंबर पे डब्ल्यूबीसी क्यों नहीं लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ एबेंडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एबेंडेंस। दूसरे नंबर पर प्लेटलेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। किस में हेल्प करेंगी? क्या ये थ्रोम्बस शब्द क्लॉटिंग शब्द है? बताओ बोन मैरो में बनेगी किन सेल से? मेगा कैरियोसाइट। मान लो कभी भूल गए तो याद रखना है, ऐसी सेल का जिनका न्यूक्लियस बड़ा हो, दे आर नोन एज मेगा कैरियोसाइट।
वो सेल है कि सेल फ्रेगमेंट? तो कई बार लोग प्लेटलेट को सेल क्या मानते हैं? सेल फ्रेगमेंट। कितना नंबर? 1.5 लाख से 3 लाख, 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। इससे कम तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया सब, और ज्यादा तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। कोई एक बीमारी बताओ। हाँ, एक बीमारी का नाम बताओ। डेंगू। एक बीमारी, ग्रुप अपने, एक बीमारी का नाम डेंगू। क्या इस डेंगू बीमारी में आपके प्लेटलेट कम होने लगते हैं? ये परप्यूरा नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये वायरस से है। किससे? वायरस। क्या कुछ बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं? अच्छा, मैं तुमको बिना पढ़ाए तुमसे डॉक्टरी का एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे यकीन है कि तुम बता दोगे, मेरा यकीन झूठा साबित होगा। यस सर। अच्छा बताओ, एक बीमारी है जिसका नाम है हार्ट अटैक, ऐसे ही पढ़ा रहे, बिना पढ़ाए मेरे को मन कर रहा पूछने का। और इस हार्ट अटैक की बीमारी में होता क्या कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी, उसमें क्लॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लॉट। अब मुझे क्लॉट बन जाने की वजह से ब्लड बेटा हार्ट में जा पाता है कि नहीं? नहीं जाता। बताओ, हार्ट नहीं जा पाए, ब्लड नहीं जा पाएगा तो हार्ट बचेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। और मरा हुआ हार्ट अटैक पे आएगा। इसे बोलते हैं नेक्रोसिस और MI, नाम सुना ही होगा, बढ़ाऊंगा मैं। अब मैं ये क्वेश्चन नहीं है MI क्या, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी को MI हुआ या हार्ट अटैक हुआ है तो बताओ आप कैसी दवा दोगे? प्लेटलेट बढ़ाने वाली कि घटाने वाली? बढ़ाने वाली। क्यों? क्योंकि आपको क्लॉट घटाना है। क्लॉट लो बताओ, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए तो जो लोग को भी अटैक आने के चांसेस हैं उनको प्लेटलेट की दवा की एंटी प्लेटलेट? एंटी। और सुनो, जो बच्चे भी डिस्प्रिन का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाया मैंने, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर से सुन लो, ज्ञान अपना नहीं बघार रहा हूं। आप लोग बहुत ज्यादा डिस्प्रिन यूज करते हैं। डिस्प्रिन में एस्पिरिन है, बोलो क्या है? एस्पिरिन। और एस्पिरिन एक एंटी प्लेटलेट है, बोलो क्या? एंटी प्लेटलेट। याद रखना, डिस्प्रिन एंटी पायरेटिक भी है, यानी बुखार को भी कम करती है, सर दर्द को भी करती है। और आपको डेंगू हुआ, क्या हुआ? डेंगू। और डेंगू में प्लेटलेट वैसे ही कम थी, और डेंगू एक बुखार है, तुमने बुखार खत्म करने के लिए क्या ले ली? डिस्प्रिन। तो प्लेटलेट कम थी और कम। बताओ, राम नाम। और वो बच्चे, खासकर बच्चियां, जो अपनी जेब में डिस्प्रिन लेके चलते हैं, इससे खतरनाक दवा कोई नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी बेटा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ड्यूरिंग द, आई एम सॉरी टू से, जस्ट फॉर नॉलेज, ड्यूरिंग द योर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, नेवर यूज द एस्पिरिन, बिकॉज द ब्लीडिंग घटेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, एंड इट विल कॉज द अनीमिया। सो गर्ल्स, प्लीज अवॉइड दीज ड्रग्स नोन एज एस्पिरिन। सर दर्द होने पर सेफेस्ट ड्रग है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल, दैट इज कैलपॉल। बोलो कौन? कैलपॉल। ठीक है, तो आप ये दवा खाएं। हर बार डिस्प्रिन की 2 गोली घोल के ना खाएं, क्योंकि किसी दिन ब्लीडिंग हुई तो प्लेटलेट का काउंट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और ब्लीडिंग घटेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। मेरठ कॉलेज में एक मेडिकल डॉक्टर्स ने से गलती हुई और उनकी डेथ हो गई। जिस समय मैं MBBS कर रहा था, उस समय पर वो कहीं से है, उनका सर दर्द बहुत कर रहा था, उन्हें डेंगू हुआ था, उन्होंने 3-4 डिस्प्रिन की गोलियां खा ली। बताओ, डेंगू में प्लेटलेट बढ़ा कि कम हो गया? डिस्प्रिन खाने से प्लेटलेट और कम। इंटेस्टाइनल ब्लीड, समझ रहे हो? तो मैंने केवल तुम्हारी जान बचाने के लिए लिखा, नॉलेज देने के लिए नहीं। खैर बताओ, अच्छा बताओ, हार्ट अटैक की सबसे बढ़िया दवा डिस्प्रिन। 4-5 गोली खिला दो बंदे को, घर में पड़ी होती है। हाँ सर, मैं तो डॉक्टर हो गया। भाइयों बहनों, आगे चलो। पहली सेल कौन सी थी? RBC।
दूसरी, तीसरी कौन सी? WBC। ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। कुछ लोग तो घड़ी की तरफ ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं जैसे क्या चांद ने चकोर की तरफ, नहीं चकोर ने चांद की तरफ। क्या घड़ी? अरे बेटा इस टॉपिक को पढ़ाए बिना मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे घड़ी में कुछ भी बच जाए। शुरू हुआ तो पढ़ा दे। बताओ WBC याद है? नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। शांत रहेंगे। देयर इज वन मोर टॉपिक नोन एज TLC। कल पहले मैंने पढ़ा था टोटल लंग कैपेसिटी। फिर से बोलो, टोटल लंग कैपेसिटी। अब ध्यान से सुनो। दैट वाज रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। When there is a blood vascular system, TLC is used as total leukocyte count. Total leukocyte count. And total leukocyte count is about 6,000 to 8,000 cells per millimeter cube. तीनों कंपेयर करेंगे। पहली 50 लाख से 55 लाख, दूसरी 1.5 लाख से 3.5 लाख, और WBC 6,000 से 8,000। बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत। और इसीलिए जब तुम MBBS में पहली बार माइक्रोस्कोप दिखाया जाता है पैथोलॉजी लैब में, और तुमसे होता है कि पैथोलॉजी लैब में कि तुम ब्लड में से WBC को फोकस करो, तो तुम फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा सेल कौन से मिलती है? RBC। दूसरे नंबर पर प्लेटलेट। WBC मिलने के चांसेस कम, तो स्लाइड में तुमसे कुछ हो ही नहीं पाता। अब चूंकि बगल में बंदे ने बोल दिया हाँ मुझे दिख गई, तो तुमने कहा बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा हाँ मेरे को भी दिख गई। क्या दिखा? कुछ नहीं, कुछ लाल लाल पीला पीला दिख रहा। प्रोफेसर बोला क्या देखा? सर WBC। बोले कौन सी देखी? बोले न्यूट्रोफिल। दिख रही? बोले हाँ दिख रही। बोले हटो गधे, कुछ नहीं है। तब आपकी चोरी पकड़ी जाती है। तो आप इन सारी WBC को आज इमेजिन करके देखिए। कल आप MBBS करते वक्त माइक्रोस्कोप से देखते वक्त मुझे थैंक यू बोलेंगे कि सर आपने पढ़ाया था और बिल्कुल वैसी दिखी। याद रखना WBC का टोटल नंबर कितना है? 6,000 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ये सेल्स भी बोन मैरो में ही बनती हैं, कोई बड़ी बात नहीं दे, फॉर्म्ड इन बोन मैरो। लेकिन ये कलरलेस सेल हैं। व्हाइट मत बोलना, कैसी हैं? भले ही इनके बारे में कहा जाता है कि ये व्हाइट हैं, पर आप शब्द क्या यूज करोगे? कलरलेस। यानी इसीलिए दे आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग। बिना स्टेन किए, बिना कलर किए इन्हें देखा ही नहीं जा सकता। तो WBC कलरलेस कोशिकाएं हैं। अगर आपकी स्लाइड को स्टेन नहीं किया गया, कलर नहीं किया, WBC नहीं दिखाई पड़ेगी। RBC दिख सकती है, प्लेटलेट दिख सकती है, क्या नहीं दिख सकती? WBC। इसलिए स्टेनिंग इज वेरी मच नेसेसरी। स्टेनिंग इज नेसेसरी फॉर WBC विजिबिलिटी। WBC को देखने के लिए आपको स्टेनिंग करनी पड़ेगी, और ये कैसा स्टेन लेंगी, किस रंग का और किस टाइप का स्टेन लेंगी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग दे आर ऑफ 2 टाइप्स। WBC स्टेन कैसा लेंगी, किस तरीके के कलर को कलर करने देंगी, कलर करने की बेसिस पर ये 2 प्रकार की हैं। सर ठाकुर साहब जहां तुम बैठते हो बेटा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में, वहां बदतमीजी मत होने दिया करो, ठीक है? क्योंकि तुम पे बहुत जिम्मेदारी है, और तुम वहां पर बैठ करके बदतमीजी करोगे तो दूसरा करेगा ही करेगा। तुमसे बोला करो या तो पढ़ लो या तो निकल लो यहां से, ठीक? बैठो। WBC स्टेनिंग के बेसिस पर कितने प्रकार की? 2। एक का नाम है ए ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरे तरीके की RBCs हैं ग्रेनुलोसाइट्स।
सॉरी दूसरे तरीके की WBC, आई एम सॉरी, दूसरे तरीके की WBC क्या है? ग्रैनुलोसाइट। नाम चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि मैं एक ऐसी सेल हूं जिसके पास न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस के अलावा ग्रेन्यूल्स भी हैं। क्या है? ग्रेन्यूल्स। अब कुछ बच्चे बोलते हैं ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स आर द पार्टिकल्स जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स हैं जो प्रोटीन के बने हो सकते हैं या अदर सब्सटेंसेस के बने होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं अलोंग विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ साथ आपकी कोशिका के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पड़े हैं। अगर बेटा ग्रेन्यूल्स पड़े हैं तो इन सेल को बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स। फिर से बोलो, ऐसी WBC जिनमें ग्रेन्यूल्स हैं और विजिबल हैं, दीज आर नोन एज ग्रेनुलोसाइट। और ऐसी WBCs जिनमें न्यूक्लियस विजिबल है, ग्रेन्यूल्स नहीं है, दे हैव नो ग्रेन्यूल्स, दे हैव द साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल। साइटोप्लाज्म है, ग्रेन्यूल नहीं है। यहां पर साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? ग्रेन्यूल। तो दीज आर विदाउट ग्रेन्यूल, दीज आर विथ ग्रेन्यूल। विदाउट ग्रेन्यूल्स दे आर ए ग्रेनुलोसाइट्स, और ए ग्रेनुलोसाइट आपके पास दो हैं, एक है लिम्फोसाइट और दूसरी है मोनोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट आपके पास तीन प्रकार की हैं। एक ऐसी ग्रेनुलोसाइट, ध्यान सुनना, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देना, आपने क्या समझा उसका मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप क्या समझते हो फिर वो अपनी बात मेरे दिमाग में डालकर आप पूछते हो, फिर वो गलत हो जाएगा। ऐसे ग्रेन्यूल जो एसिडिक डाई को अट्रैक्ट करें। किसको? मैंने बोला एसिडिक ग्रेन्यूल है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कतई नहीं कहा कि ये ग्रेन्यूल एसिडिक है। मैंने कहा ऐसे ग्रेन्यूल जो एसिडिक डाई को स्टेन करें, एसिडिक डाई से स्टेन हो जाएं। बताओ बेसिक की एसिडिक? इसका मतलब ये ग्रेन्यूल किसको लाइक कर रहे हैं? एसिडिक डाई को। इन्हीं को बोलते हैं एसिडोफिल्स। एसिड को लाइक करने वाली सेल्स एसिडोफिल्स, ऑल्सो नोन एज इओसिनोफिल्स। बताओ इओसिनोफिल के ग्रेन्यूल एसिडिक होते हैं? मैंने ऐसा कहा? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा ये ग्रेन्यूल किस डाई को अट्रैक्ट करेंगे? द सेल्स हुज ग्रेन्यूल अट्रैक्ट द एसिडिक डाई एंड स्टेन विद द एसिडिक डाई, दे आर नोन एज एसिडोफिल्स और eosinophil. If they are attract or stained by basic dye, किसके द्वारा? These are known as basophils. बेसोफिल्स वो कोशिकाएं होती हैं जो बेसिक डाई के द्वारा कलर होती हैं। बेसिक डाई, बड़ा बड़ा लिखने में सुनाई नहीं पड़ रहा, बेसिक शब्द नहीं लिख पाए हो और डाई शब्द नहीं लिख पाते हो। जो एसिडिक डाई से कलर हो जाए। इतने दिनों से पढ़ते आए, तुम्हें फिल्स का मतलब नहीं मालूम? लवर। एसिडिक इओसिनो मतलब एसिड, एसिड लवर ग्रेन्यूल, दोस्त एसिडोफिल। बेसिक लवर ग्रेन्यूल बेसोफिल्स। कुछ ऐसी बेटा कोशिकाएं होंगी WBC की जो न्यूट्रल डाई को अट्रैक्ट करेंगी, दे आर नोन एज न्यूट्रोफिल्स। फिर से बोलो, न्यूट्रोफिल्स। बताओ न्यूट्रोफिल्स किस तरीके की डाई से अट्रैक्ट होंगी? न्यूट्रल डाई। अब वो कुछ पूछेंगे न्यूट्रल डाई क्या होती? पीएच सुने हो? पीएच 7 है तो, 7 से नीचे है तो नहीं, 7 से ऊपर है 8 9 तो, और 7 से नीचे है तो ऐसे। तो जो लोग जिन डाई का पीएच 7 से कम होगा और वो कलर हो जाए तो एसिडोफिल। बेसिक डाई से तो बेसोफिल, न्यूट्रल डाई से तो न्यूट्रो। इनसे आसान तो कोशिकाओं के नाम भी नहीं हो सकते। इन कोशिकाओं के नाम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं हूं ग्रेनुलोसाइट। तो बहन तुम्हारे पास ग्रेन्यूल हैं? हाँ। किस तरीके के ग्रेन्यूल हैं? कुछ ग्रेन्यूल एसिडिक डाई, कुछ ग्रेन्यूल बेसिक डाई, कुछ ग्रेन्यूल न्यूट्रल।
ये तो इतना आसान है कि जैसे ग्रेन्यूल डाई लेंगे वैसा। तो ग्रेन्यूलोसाइट कितने प्रकार की डाई? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक वाला हाँ इओसिनोफिल। और ये डाई कहां जा रही है? ग्रेन्यूल्स में। कहां जा रही है? ग्रेन्यूल। तो ग्रेन्यूल कलर हो रहा है किससे? या तो एसिड, या तो बेस, या तो न्यूट्रल। नाम ही बता रहा। बताओ कितने प्रकार की? हाँ बोलो 3। पहले बताओ WBC कितने प्रकार का? 2। जिनमें ग्रेन्यूल है, जिनमें नहीं है। पक्का? सर बड़ा बड़ा लिखो। नहीं लिखेंगे जाओ। कर नहीं लिखेंगे तो नहीं पढ़ेंगे जाओ। पूछना आके, पूछेंगे तो हम है ही है। बताओ कितने प्रकार की WBC? 2। एक कौन? एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट याद रहेगा? जिनमें ग्रेन्यूल हैं। बोलो ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूल कितने प्रकार से? 3। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। यस और नो? यहाँ मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ML मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। नहीं आया? और इनकी अपनी एबंडेंस है। इनकी क्या है? एबंडेंस। And their abundance has been written as DLC, driving license company. नहीं, it is differential leukocyte count. जब डॉक्टर आपको एक खून की जांच कराता है तो सबसे पहले वही 2 जांचें कराता है, TLC एंड DLC। व्हाट इज TLC? कितनी थी? 6000 से 8000। 6000 से 8000। अब उन 6000 से 8000 में अलग अलग सेल्स कितनी है? तो दैट इज नोन एज DLC। और ये फॉर्मूला मैंने जिंदगी में पहली बार अपने गुरुदेव से पढ़ा था। हालांकि हर पढ़ाने वाला टीचर यही कहता है कि ये उसका फॉर्मूला है। तो मैं बता दूं, बहुत सारे टीचर अभी 2-4 साल पहला पैदा हुए हैं और ये फॉर्मूला मैंने 2001 में पढ़ लिया था। तो उस समय हमारे गुरुदेव ये पढ़ाते थे और इसलिए मैं जानता हूं कि ये फॉर्मूला उन्हीं का है। इट इज नोन एज नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। अब ये अजीब सा फार्मूला है, बहुत देर तक बंदर केला नहीं खाएगा। नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना, इट्स नथिंग। बस उनका मन था, उन्होंने फार्मूला बनाया। ये फार्मूला आपको MBBS तक फायदा करेगा, क्योंकि प्रोफेसर पूछेगा न्यूट्रोफिल का परसेंटेज बताओ, तो आप बताओगे न्यूट्रोफिल बाकी WBC में सबसे कम कि सबसे ज्यादा? सबसे 60 से 65%। अगर आपका TLC 8000 है, TLC तो न्यूट्रोफिल 60% है, तो 8000 का 60% निकालो। 8000 का 60%, 4800 कोशिकाएं, 4800 कोशिकाएं केवल कौन होंगी? न्यूट्रोफिल्स। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, और जब बनेगा तो कहोगा कहाँ NCERT में लिखा है? मेरा गिरेबां पकड़ना, कान के नीचे रैप्टा देंगे। टोटल का कितना %? 60%। किसके टोटल का? TLC। TLC कितना था? 6000 से 8000। मैं क्वेश्चन बनाऊं, लेट सपोज अ पेशेंट केम विद द 8000 TLC। 8000 TLC, टेल मी द नंबर ऑफ बेसोफिल। अब तुम्हें यही नहीं मालूम। यस, लॉन्गर इज 22, दैट इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज 20 to 25%। हाँ, सर 6000 8000 जो है उसमें लगभग लेंगे सर। हाँ, तो हम तुमको एक लगभग का देंगे, हम तुमको पेशेंट का अमाउंट बताएंगे ना। अब जब पेशेंट का खून जांच लिया जाएगा तो जांच में थोड़ी ना आएगा कि 6000 से 8000। अब तुम मान लो पेशेंट है, तुम्हारा आया 7500, तो अब थोड़ी लिखेंगे तुम्हारा भी 6 से 8 है। 6 से 8 के बीच में ही तो 7.5 आता है। आइटम हो
बैठो दिमाग से। न्यूट्रोफिल 60 से 65, लिम्फोसाइट 20 से 25, यस मंकी दैट इज मोनोसाइट, इट इज 6 to 8%, eosinophils it is 2 to 3%, basophil it is 0.5 to 1%। अरे बेसोफिल बनाना मतलब बेसोफिल्स 0.5 to 1%। आपने खून की जांच कराई और बेसोफिल 0 आई, हाय तौबा मच गई, हाय राम मेरी बेसोफिल दुनिया से खत्म हो गई। डरना मत, बेसोफिल 0 भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसोफिल अगर आपकी लिस्ट में नहीं आ रही तो डरना मत, छोड़ेंगे नहीं जब तक पढ़ा नहीं लेंगे, बाकी आपकी मर्जी। यस, फॉर्मूला इज नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। पर जब फॉर्मूला ऐसे लिखोगे तो बहुत भद्दा दिखेगा, इसलिए बच्चों इधर बोलो ए ग्रैनुलोसाइट, फिर से बोलो, फिर से बोलो ग्रैनुलोसाइट। बताओ ए ग्रैनुलोसाइट में कितनी? 2। यस इज लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 20 से 25, मोनोसाइट 6 से 8। चलो हटा लो। ग्रैनुलोसाइट न्यूट्रोफिल्स 60 से 65। इसके बाद इओसिनोफिल बोलो 2 से 3, बेसोफिल 0.1 से 1। तो लिखने का तरीका ये अच्छा है, पर बोर्ड तुम्हें लिखना नहीं है, बोर्ड पास हो चुके हो, तो फिर ये अच्छा तरीका बोलो नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। व्हाट इज नो? लॉन्गर लिम्फोसाइट, मंकी ईट्स बनाना, सबसे ज्यादा 60 से 65, लिम्फोसाइट 20 से 25, मोनोसाइट 6 से 8, इओसिनोफिल 2 से 3, बेसोफिल 0.5 से 1। और सबको देखो ध्यान से, एक तरफ से, एक तरफ से। ए ग्रैनुलोसाइट से चालू कर रहा हूं और सबको ध्यान से देखते जाना और बताते जाना मैं क्या लिख रहा हूं। अगले 10 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसलिए धैर्य से बैठे रहो, भागना मत। ए ग्रैनुलोसाइट में सबसे पहले लिम्फोसाइट, टोटल परसेंट 20 से 25। और मैं क्या, मेरा दुर्भाग्य इतना है कि मैं एक टॉपिक आज पढ़ाऊं, कल पूछूं तुम नहीं बता पाते। बताते हो? चलो बताओ। अच्छा, क्योंकि मैं इसे पूरा पढ़ा चुका हूं। लिम्फोसाइट बनती कहाँ है? बोन मैरो में बनती है। तो बोन मैरो में बन गई, मैच्योर कहाँ होने जाती है? 2 जगह, या तो बोन मैरो, बोन मैरो में जाती है, या तो थाइमस में जाती हैं। अगर थाइमस में गई तो टी सेल। व्हाट इज टी सेल? टी मतलब थाइमस। बनी कहाँ? गई कहाँ? थाइमस। बनी कहाँ? मैच्योर होने, क्या नाम है? बी से। पक्का? मुझे यकीन हो रहा कि तुमको याद है। याद है? कितने लोगों को ये भी याद नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड्स। अच्छा अंजलि, तुमने हाथ उठाया। बताओ, टी सेल्स 3 प्रकार हैं। मार देंगे। किलर सेल भैया मार दो। हेल्पर सेल, यस। लड़ाई झगड़ा, सप्रेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, मार दो। इसका नाम CMI। व्हाट इज CMI? पक्का? और कुछ लोग इसको भी दोबारा लिख रहे हैं, तिवारा, चौथा, 5वां। इतना नोट, सो जाओ। अच्छा, बी सेल 2 प्रकार की, एक और प्लाज्मा, दूसरी मेमोरी। याद है?
प्लाज्मा सेल क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाती हैं। एकदम ध्यान से सुनो, 5 एंटीबॉडी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। एंटीबॉडी एक सिक्रीशन है। सिक्रीशन मतलब ह्यूमर है। HI, व्हाट इज HI? ह्यूमर। पक्का? जब भी आप लिम्फोसाइट को देखेंगे इसका न्यूक्लियस काफी बड़ा दिखाई पड़ेगा, ऑलमोस्ट पूरी सेल को कवर करते हुए दिखाई पड़ेगा। बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, लिम्फोसाइट हो। याद रखना 2 प्रकार की होंगी, टी सेल एंड बी सेल। तो मैंने अभी टी सेल बी सेल किसको पढ़ाया? लिम्फोसाइट। और लिम्फ ग्लैंड्स में पाई जाएंगी। लिम्फ का मतलब है जहां जहां लिम्फ होगा, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, पेयर्स पैचेस, हर लिम्फ वाली जगह पर क्या मिलेगी? लिम्फोसाइट। किसी को माल्ट याद है? माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोसाइट, किसको याद है? वहां पर भी लिम्फोसाइट होगी। लिम्फ ग्लैंड में पाई जाने वाली लिम्फोसाइट बनती कहाँ है? मैच्योर कहाँ? बोन मैरो और थाइमस। हटा दें? बताओ, ए ग्रेनुलोसाइट की कौन सी सेल पड़ी? लिम्फोसाइट। हटा दे रहा हूं। नाउ ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट परसेंटेज 6 से 8%। याद रखना, दे आर द लार्जेस्ट WBC, सबसे बड़ी WBC यही है। एंड हैविंग द हॉर्सशू शेप न्यूक्लियस, घोड़े के खुर की तरह न्यूक्लियस। And this cell help in the phagocytosis. They behave like macrophage. अब आपको सुनना नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं 10 मिनट ज्यादा पढ़ा दूंगा तो मरे जा रहे हो। जुम्मा वाले दिन वैसे भी 15-20 मिनट पहले निकल जाते हो। तो मैक्रोफेज का मतलब वो सेल होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को देखकर उन्हें खा जाती है। मान लो ये सेल है और इसने बैक्टीरिया को देखा तो बैक्टीरिया को खा जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इसका ऐसा होगा, बैक्टीरिया अंदर, और अगला स्टेप ऐसा होगा। तो जब सेल किसी भी चीज को खा जाती है, इस शब्द का नाम होता है फैगोसाइटोसिस। फिर से बोलो। और फैगोसाइटोसिस का मतलब है ऐसी सेल जो फैगोसाइटोसिस करे उसे बोलते हैं फेज। बोलो क्या? और मैक्रो मतलब छोटी की बड़ी, बड़े, स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल है। कैसे बिहेव करती है? मैक्रोफेज। कहीं जाना है? 5 मिनट रुको, छोड़ रहे। तो एक ग्रेनुलोसाइट हो गई, बस ग्रेनुलोसाइट 3 और पढ़ानी है। यस, हटा दें? दोनों के काम बताओ। पहला कौन? लिम्फोसाइट। क्या बनाती थी? इम्यूनिटी। हाँ, दूसरी कौन सी? मोनोसाइट। क्या बिहेव करेगी? फैगोसाइट। नाउ ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट में सबसे पहली न्यूट्रोफिल्स। हाँ, बहुत बढ़िया, एक ही याद रह गया तुम। न्यूट्रोफिल्स कितनी? 60 से 65%। दे आर द मोस्ट अबंडेंट WBC। दे ऑल्सो बिहेव लाइक मैक्रोफेज। ये भी मैक्रोफेज की तरह बिहेव करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो आपकी कोशिकाओं में WBC, इसमें 2 WSPC ऐसी हैं जो फैगोसाइटोसिस करती हैं। एक जो सबसे ज्यादा नंबर में है और एक जो सबसे बड़ी है। नंबर में भी ज्यादा और सबसे साइज में भी बड़ा। सबसे साइज में बड़ी, हाँ, और नंबर में न्यूट्रोफिल। तो दोनों की दोनों फैगोसाइटोसिस हैं, याद रखना। इसके बाद आएगा इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स, इनका परसेंटेज है 2 से 3%। जब इनको देखोगे ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस की मिलेंगी। बाइलोब्ड न्यूक्लियस,
ओ सॉरी, इधर तो मैंने न्यूक्लियस बनाया ही नहीं। न्यूट्रोफिल्स दे हैव मल्टी लोब न्यूक्लियस। मल्टी लोब न्यूक्लियस होगा, इनका न्यूक्लियस कई लोब का होगा न्यूट्रोफिल का। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज PMNL। व्हाट इज PMNL? पॉलीमार्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, जिनका न्यूक्लियस कई मॉर्फोलॉजी में आए। पॉली, P फॉर, M फॉर मार्फो, न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट की ल्यूकोसाइट, पॉली मार्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट्स। इन सेल का दूसरा नाम न्यूट्रोफिल्स। नहीं सर, एक बार फिर से बताओ। हाँ, फिर से सुनो, बताओ। इनके न्यूक्लियस में एक लोब की बहुत सारे? बहुत सारे। ठीक, तो ये बहुत सारे न्यूक्लियस होने की वजह से इनके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी एक जैसी की अलग अलग। तो जब मॉर्फोलॉजी बहुत अलग अलग हो तो क्या बोलेगा? पॉलीमार्फो। किसकी? न्यूक्लियस। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इट इज न्यूट्रोफिल्स। इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होगा। एसिडिक डाई लेंगे ग्रेन्यूल्स। याद रखना, इओसिनोफिल्स जो होंगी दे रेजिस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेंगी। एंड एलर्जिक रिएक्शन को इंटरफियर करेंगी। एलर्जिक रिएक्शन, आपकी बॉडी में जो भी एलर्जी चल रही है उन रिएक्शन को इंटरफियर करेंगे। अगर इधर से कोई कन्नौज अन्नौज का बच्चा है, कन्नौज, छिबरामऊ, इधर की तरफ के लोग हैं, उनको ये डिसीज बहुत ज्यादा आती है, इस्नोफीलिया। हाउ मेनी ऑफ यू नो द इस्नोफीलिया? हाउ मेनी? इट इज नथिंग, इट इज इंक्रीज इन इस्नोफिल्स। और इस्नोफिल तब इंक्रीज होगा जब आपको एलर्जी होगी। क्या होगी? एलर्जी। आपको खांसी आएगी, लंग्स डिसीज होंगी। लंग्स डिसीज में इस्नोफिल घटती है कि बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। तो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने वाली सेल्स हैं। ये भी NCERT में लिखा है, इस्नोफिल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, they are the basophils, and the basophils are 0.5 to 1%. आइरो पढ़ा करो इसे। रेड, यस, आगे आओ। अरे तुम सब किताब उठा के मत आओ। बेसोफिल आर, आगे आओ। बेसोफिल दे एक्ट लाइक मास्ट सेल, ये मास्ट सेल की तरह एक्ट करते हैं। मास्ट सेल के सिक्रीशन, यस, मास्ट सेल के सिक्रीशन नंबर 1 हिस्टामिन, दूसरा कौन? सेरोटोनिन और हिपैरिन। बता दिया, हम सोचे मार खाएगा, नहीं खाएगा। बताओ, अभी जाना नहीं। यस, हिस्टामिन कैसा एक्शन? हिस्टामिन वैसोडाइलेटर। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर को घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो कौन? हिस्टामिन। इट इज वैसोडाइलेटर। दूसरा चांस दे रहे, बाकी लोग शांत रहेंगे। सेरोटोनिन बच गया। ब्लड वेसल्स के डायमीटर को घटाने वाला सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन इज वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। बाकी लोग शांत रहेंगे। हिपैरिन एंटीकोआगुलेंट। अब ध्यान सुनना, ये तीनों लोग मिलकर, बोलो कौन कौन? कौन कौन? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन इन्फ्लेमेशन करते हैं। क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन। और कई बार बच्चे पूछते हैं इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? यस, मैं अगर आपके गाल में बहुत जोर का थप्पड़ मारूं, सुनो सुनो और इसको ध्यान से, तो जब थप्पड़ मारूंगा तो जो जो चेंज होंगे वो इन्फ्लेमेशन है। जैसे ही थप्पड़ मारूंगा नीचे का टिश्यू बचेगा कि रप्चर होगा? रप्चर। ऊपर का नहीं, नीचे का। तो बताओ, ब्लड वेसल्स डायलेट होगी और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, रेडनेस आएगी। क्या आएगी? रेडनेस,
स्वेलिंग भी आएगी, उंगलियां छप जाएंगी, पेन होगा, और वहां पर दूसरे गाल की अपेक्षा हीट कम की ज्यादा ज्यादा। चलो मेरे साथ चिल्लाओ, स्वेलिंग बोलो, रेडनेस फिर से बोलो, पेन बोलो, हीट बोलो, हीट फिर से बोलो, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, हीट। जहां पर भी ये चार चीजें एक साथ मिल जाए, बोलो क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन। एक फुंसी को देखो, पुड़िया को देखा, फुंसी में स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, हीट, क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन। हर उस जगह पर जहां ये चार चीजें मिलेंगी, आंख लाल हो गई, कंजक्टिवाइटिस, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, हीट। तो बताओ बेसोफिल कैसे बिहेव करेंगी, मास। तो बताओ ये क्या करेंगी, इन्फ्लेमेशन। जल्दबाजी में भागने वाले लोग, चलो भागो, भागने वाले लोग, तुम्हारा भला नहीं होने वाला, खड़े हो, पागल कहीं के। बताओ पूरी WBC में कौन सी दो सेल हैं जो मैक्रोफेज की तरह एक्ट करेंगी, मोनोसाइट एंड कौन है जो इम्यूनिटी, कुछ नहीं पड़ा, कौन है इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। कौन है जो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करेंगी, इस्नोफिल, एलर्जी, बेसोफिल, इन्फ्लेमेशन। हाँ, अब एक तरफ से पूछ रहा हूं, न्यूट्रोफिल का काम, फैगोसाइटोसिस, नो लॉन्गर, लिम्फोसाइट, हाँ, इम्यूनिटी। जितने जल्दी आ रहे हो ना, हम बंद करा करके मारेंगे भी, जवाब दे के जाओ। न्यूट्रोफिल, फैगोसाइटोसिस, किसको, बैक्टीरिया, पक्का, नो लॉन्गर, लिम्फोसाइट, हाँ, मंकी, मोनोसाइट, फैगोसाइटोसिस, ईट्स, इस्नोफिल, इन्फेक्शन को रेजिस्ट और एलर्जी। चौथा बेसोफिल, कौन सिक्रीट करेगा, हिपेरिन, बेसोफिल, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, कौन बनाएगा एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट, याद रहेगा। कौन है जो फैगोसाइटोसिस करेगा, मोनोसाइट एंड एम और एन, एम और एन, एम फॉर दोनों की दोनों फैगोसाइटोसिस करेगी, यस। चलो 5 मिनट रिवाइज करो फिर जाओ। ब्लड दिख रहा है, जल्दी आए है एकदम, तुम जितना जल्दी आओगे उतना देर सोचेंगे। ब्लड दिख रहा है, मम्मी कसम है, अगर इधर उधर हिले भी तो। दो 5 चीजें हैं, एक कौन, प्लाज्मा, दूसरा फार्म पार्टिकल। प्लाज्मा परसेंट ये 45, प्लाज्मा है, कितनी चीजें, 5, वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, सॉल्ट, एंजाइम। वाटर, प्रोटीन 6 से 8, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्लॉटिंग सब्सटेंस है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट। एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट। प्रोटीन 3 है, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। ऑस्मोटिक प्रेशर, एल्बुमिन। क्लॉटिंग, हाँ, पक्का। इम्यूनिटी, हाँ, ग्लोबुलिन, पक्का। सीरम याद है, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, इट इज सीरम। फॉर्म पार्टिकल याद है, टोटल 3 है, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी। एरिथ्रोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट है और ल्यूकोसाइट। 55 से 50 से 55, 1.5 से 3, 6000 से 8000 पर मिलीलीटर क्यूब है। लाल है, सेल फ्रेगमेंट है, कलरलेस है, 2 प्रकार की है, एक ग्रैनुलोसाइट, एक ग्रैनुलोसाइट कितनी है, 2, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ग्रैनुलोसाइट 3,
एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। पक्का? बताओ। नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल। 0.5 से कौन है जो बेटा फैगोसाइटिक करेंगी? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट। रेजिस्ट इन्फेक्शन, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। एलर्जी, इओसिनोफिल। और इन्फ्लेमेशन, बेसोफिल। थैंक गॉड। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।